क्लास 12 बायोलॉजी से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आए हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है विद आंसर, यानी कि जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताएंगे समझाएंगे वो आंसर सहित होंगे। और ये पार्ट 1 है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके सारे लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त कर देंगे। तो चलिए पहले लॉन्ग क्वेश्चन को देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए, अथवा वह कौन सी सहायक प्रौद्योगिकी हैं जिनका प्रयोग बंध दंपतियों हेतु किया जाता है। किन्हीं 3 तकनीकों का वर्णन कीजिए। देखिए या तो इस तरह से पूछा जाएगा प्रश्न कि सहायक जनन प्रौद्योगिकी क्या है, इसकी विभिन्न विधियों का उल्लेख कीजिए, इस तरह से, या फिर पूछा जा सकता है कि वे कौन सी सहायक प्रौद्योगिकी हैं जिनका प्रयोग बंध दंपतियों हेतु किया जाता है। किन्हीं 3 तकनीकों का वर्णन कीजिए। या फिर ऐसे नहीं आता है तो पूछा जा सकता है कि बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियों का उल्लेख कीजिए, या 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो इस तरह से पूछा जा सकता है प्रश्न। इनमें से कोई भी प्रश्न है, आंसर आपको यही लिखना है। तो देखिए उत्तर लिखेंगे सहायक जनन प्रौद्योगिकी। हेडिंग आपको जरूर डालना है, हेडिंग डालकर लिखना है, और चाहे तो हेडिंग को अंडरलाइन भी कर दें। तो सहायक जनन प्रौद्योगिकी यह उत्कृष्ट तकनीक है जिसके द्वारा दाम्पत्य में बंधता का निवारण किया जाता है। यानी कि ऐसे माता पिता जो संतान जन्म नहीं कर पाते हैं, जिनके बच्चे पैदा नहीं हो पाते हैं, तो उन दंपतियों में बंधता का निवारण किया जाता है। जो बांझपन होता है उसका निवारण किया जाता है। यह तकनीक बंधता से पीड़ित दंपतियों के लिए आशा की किरण है। यानी जो दंपति बंध हैं, जो बांझ हैं, जो बच्चे नहीं पैदा कर सकते हैं, उनके लिए क्या है, ये एक आशा की किरण है। जब बंधता के कारणों को उपचार द्वारा ठीक करना संभव नहीं होता है, तब इन विशेष तकनीकों द्वारा बंध दंपतियों को संतान उत्पन्न करने में सहायता की जाती है। यानी जैसे किसी के बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, बहुत ज्यादा इलाज कर रहा है, दवाइयां कर रहा है, लेकिन फिर भी ठीक नहीं हो पा रहा है, तब इस तकनीक के द्वारा बंध दंपतियों को संतान उत्पन्न करने में सहायता दी जाती है, हेल्प दी जाती है। ये तकनीकें सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहलाती हैं। यानी जो बंध दंपति होते हैं, इनको संतान इस तकनीक के द्वारा दी जाती है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहा जाता है। आप देखिए हेडिंग डालेंगे सहायक जनन प्रौद्योगिकी की विधियां। अब विधियां तो ये हेडिंग है, और हेडिंग को आप काले स्केच से डालेंगे और अंडरलाइन भी कर देंगे, याद रखना। अब इसमें विधियों में पहली विधि है अंतःपात्रे निषेचन, यानी इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। अंतःपात्रे निषेचन माने IVF। ये क्या है, IVF है। तो जिन स्त्रियों के गर्भ नहीं ठहरता है, उन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकालकर उसके पति के शुक्राणु से निषेचन कराते हैं। यानी कुछ ऐसी स्त्रियां हैं जिनमें गर्भ नहीं ठहर रहा है, बच्चे नहीं पैदा कर पा रही हैं, गर्भ नहीं रुक रहा है, तो क्या किया जाता है कि उन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकाल लिया जाता है। और उन स्त्रियों के अंडाणु को बाहर निकालकर, जैसे ये अंडाणु को बाहर निकाल लिया है, फिर उनके पति के शुक्राणुओं को निकालते हैं। ये अंडाणु को निकाला है, फिर उनके पति के शुक्राणुओं को निकाल लेते हैं। मान लीजिए पति का शुक्राणु है, ये शुक्राणु है ये, तो उसके पति के शुक्राणु को निकाल लेते हैं और बाहर कृत्रिम माध्यम में निषेचन करवाते हैं, एक पात्र के अंदर निषेचन करवाते हैं। इसलिए कहा गया अंतःपात्रे निषेचन, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन। तो शुक्राणु से निषेचन कराते हैं तथा निषेचित अंडे को 32 कोष की अवस्था के बाद, जब निषेचित अंडा निषेचन हो जाता है और निषेचन के बाद जब ये 32 कोष की अवस्था इसकी हो जाती है, 32 कोष की स्टेज हो जाती है, तो 32 कोष की अवस्था के बाद माता के गर्भाशय में रोपित कर देते हैं। जैसे ही 32 कोष की हो गया तो क्या करते हैं, इसको माता के गर्भाशय में रोपित कर दिया जाता है, इम्प्लांटेशन कर दिया जाता है। और गर्भावधि पूरा होने के बाद माता सामान्य रूप से शिशु को जन्म देती है। जब गर्भावधि पूरी हो जाती है 9 माह की, तो माता इस शिशु को सामान्य रूप से जन्म देती है। इस विधि को IVF कहा जाता है। फिर देखिए अगली विधि है अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन। अंतःगर्भाशयी शुक्राणु सेचन ये दूसरी विधि है। तो इस विधि का उपयोग उन स्त्रियों में किया जाता है
जिनके पति के वीर्य में शुक्राणु कम है। फॉर एग्जाम्पल, स्त्री में सब कुछ ठीक है लेकिन उसके पति के वीर्य जो होता है उसमें शुक्राणुओं की संख्या कम है, स्पर्म कम बनते हैं, तो ये विधि अपनाई जाती है। फिर शुक्राणु कम सक्रिय हैं, कम है या फिर कम सक्रिय है, एक्टिव नहीं है, तो इस अवस्था में प्रयोगशाला में नर के वीर्य से स्वस्थ शुक्राणु को पृथक कर कृत्रिम रूप से मादा की योनि या गर्भाशय में स्थापित कर देते हैं। ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है कि पुरुष के शुक्राणुओं को निकाल लिया जाता है और निकाल करके प्रयोगशाला में उसमें जो स्वस्थ शुक्राणु थे उन स्वस्थ शुक्राणुओं को अलग कर लेते हैं और कृत्रिम रूप से मादा की योनि में स्थापित कर देते हैं, गर्भाशय में डाल देते हैं। इस तरह से निषेचन हो जाता है और बच्चा पैदा हो जाता है। फिर अगला है अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण। तो प्रयोगशाला में भ्रूण बनाने की प्रक्रिया में शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतः छेपित कर दिया जाता है। प्रयोगशाला में क्या किया जाता है, जो भ्रूण बनाने की प्रक्रिया होती है इसमें शुक्राणु को सीधे अंडाणु में अंतः छेपित कर दिया जाता है, यानी शुक्राणु को अंडाणु में डाल दिया जाता है। यह तकनीक पुरुषों में शुक्राणुओं के अभाव, शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश करने की अक्षमता, असामान्य आकार के शुक्राणु जैसी स्थितियों में उपयोग की जाती है। कहने का मतलब यह है, यदि पुरुष के शुक्राणु नहीं बन पा रहे हैं या शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश नहीं कर पा रहा है, जो शुक्राणु उसकी इतनी ताकत नहीं है कि वो अंडाणु को भेद पाए, या असामान्य आकार के शुक्राणु हैं, तो ऐसी स्थितियों में अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण विधि का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। आइए दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। फिर देखिए दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, क्रिस क्रॉस वंशागति से आप क्या समझते हैं? दुर्बल एक्स संलग्न लक्षणों के 2 उदाहरण बताइए तथा किसी एक के वंशागति को रेखा चित्र की सहायता से स्पष्ट कीजिए। एक तो इस तरह से पूछा जा सकता है, अथवा इसी प्रश्न को कहा जा सकता है कि लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं? रेखा चित्रों की सहायता से मनुष्य में 2 लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति का वर्णन कीजिए। आइए इसको समझा देते हैं। देखिए डालेंगे उत्तर संख्या जो भी वहां पर होगी, फिर डालेंगे लिंग संलग्न वंशागति। हेडिंग जरूर डालना है, हेडिंग को अंडरलाइन जरूर करना है। तो प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागति उनके लिंग से संबंधित होती है। जो जंतु होते हैं उन जंतुओं में कुछ जो आनुवांशिक लक्षण होते हैं, जो जेनेटिक कैरेक्टर्स होते हैं, उनकी लक्षण की जो वंशागति होती है उनके लिंग से संबंधित होती है। कहने का मतलब यह है कि उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। जो लिंग संलग्न वंशागति होती है तो आनुवांशिक लक्षण जो होते हैं उनकी वंशागति होती है लिंग पर, यानी लिंग गुणसूत्रों पर। इसलिए कहा गया है कि उन विशिष्ट लक्षणों का नियमन करने वाले जीन लिंग गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों को लिंग संलग्न लक्षण कहा जाता है। जो ऐसे लक्षण होते हैं इन लक्षणों को क्या कहते हैं? लिंग संलग्न लक्षण कहा जाता है, और इनकी वंशागति को लिंग संलग्न वंशागति कहा जाता है। मनुष्य में भी कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्रों से संलग्न रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। यानी जो मनुष्य है, मानव है, इसमें भी कुछ ऐसे लक्षण पाए जाते हैं जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्रों से संलग्न रहकर या लिंग गुणसूत्रों से जुड़े रहकर उसी पर स्थापित रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। यानी माता पिता से उनकी संतानों में, फिर उनकी संतानों में जाते रहते हैं। इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहा जाता है। अब क्रिस क्रॉस वंशागति क्या है समझ गए? मनुष्य में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जिनके जीन्स लिंग गुणसूत्रों से संलग्न रहकर पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी जाते रहते हैं। इस प्रकार की वंशागति को क्रिस क्रॉस वंशागति कहा जाता है। पुरुषों में 1 एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होते हैं। भाई जो पुरुष हैं, पुरुष में XY होता है और स्त्री में XX होता है। तो पुरुषों में 1 एक्स गुणसूत्र होता है जबकि स्त्रियों में दोनों एक्स गुणसूत्र होते हैं। वही चीज यहाँ कही गई कि पुरुषों में 1 एक्स गुणसूत्र जबकि स्त्रियों में 2 एक्स गुणसूत्र होने के कारण इन लक्षणों को वंशागति विशिष्ट प्रकार की होती है। यानी इन लक्षणों की जो वंशागति होती है, इन लक्षणों की वंशागति विशिष्ट प्रकार की होती है। मानव में वर्णांधता, हीमोफीलिया,
एवं रतौंधी इस प्रकार की वंशागति प्रदर्शित करते हैं। जो मानव है, जो मनुष्य है, इसमें वर्णांधता है, हीमोफीलिया है, रतौंधी है, ये इस प्रकार की वंशागति प्रदर्शित करते हैं। लिंग संलग्न वंशागति प्रदर्शित करते हैं। आइए इसके बारे में समझाते हैं। तो अब डालेंगे वर्णांधता की वंशागति। वर्णांधता और हीमोफीलिया दोनों को एक एक करके समझा देंगे एक एक उदाहरण में। तो हेडिंग डालेंगे वर्णांधता की वंशागति। लिखेंगे हॉर्नर ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि कुछ व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाते हैं। कहने का मतलब यह है कि हॉर्नर ने यह पता लगाया कि कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, भेद नहीं कर पाते हैं। इसीलिए इस रोग को लाल हरा अंधापन भी कहा जाता है। यानी वर्णांधता को लाल हरा अंधापन भी कहते हैं, क्योंकि कुछ ऐसे व्यक्ति हैं, इन्होंने पता लगाया कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए इसको लाल हरा अंधापन भी कहते हैं। इसे प्रोटोन दोष या डाल्टोनिज्म भी कहा जाता है। प्रोटोन दोष या डाल्टोनिज्म। तो चाहे वर्णांधता पूछा जाए, चाहे लाल हरा अंधापन पूछा जाए, चाहे प्रोटोन दोष पूछा जाए, चाहे डाल्टोनिज्म पूछा जाए, सब एक ही बात है। तो वर्णांध पुरुष एक उदाहरण है ये वर्णांधता की वंशागति का एक उदाहरण। तो वर्णांध पुरुष तथा सामान्य स्त्री द्वारा उत्पन्न संतान में वर्णांधता की वंशागति। तो जब कोई वर्णांध पुरुष किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता है, देखिए पुरुष क्या है, वर्णांध है, और स्त्री क्या है, सामान्य है। तो जब कोई वर्णांध पुरुष किसी सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो उसके सभी पुत्र सामान्य होंगे। सामान्य स्त्री से विवाह करता है तो सभी पुत्र सामान्य होंगे। कैसे होंगे, अभी हम चार्ट के माध्यम से आपको समझाते हैं। क्योंकि पुत्रों को X गुणसूत्र माता से मिलता है और Y गुणसूत्र पिता से मिलता है। यानी पुत्र जो होते हैं इनको X गुणसूत्र माता से और Y गुणसूत्र पिता से प्राप्त होता है, परंतु सभी पुत्रियां वर्णांधता के जीन की वाहक होती हैं, क्योंकि जीन पुरुष के X गुणसूत्र में स्थित होता है। देखिए इसको यहाँ सामान्य स्त्री थी तो स्त्री में कोई भी वर्णांधता नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस नहीं है, और इधर वर्णांध पुरुष था तो ये कलर ब्लाइंडनेस था, इसलिए इसको गोले से किया गया। आप चाहे X करके यहाँ पर C बना दीजिए तब भी वर्णांधता का जीन दिखाएगा, ये जीन का प्रदर्शन है एक तरह से, या फिर इस तरह से गोला बना दीजिए। तो ये वर्णांध पुरुष था तो X पर इसके वर्णांधता का अप्रभावी जीन था। अब देखिए इसके गैमेट्स से निकाल लेंगे, युग्मक निकाल लिया, अंडाणुओं को स्त्री के अंडाणु निकाल लिया इधर और पुरुष के शुक्राणु निकाल लिया इधर, और दोनों के बीच निषेचन करवा दिया है। तो जब इसका इससे निषेचन हो रहा है तो देखिए यहाँ पर X और एक वर्णांधता वाला X आ जाएगा, और इसके बाद इसका इससे निषेचन हो रहा है तो यहाँ पर नॉर्मल है दोनों, और फिर इसका इससे निषेचन हो रहा है तो यहाँ पर देखिए ये वर्णांधता वाला जीन वाला X आ जाएगा और फिर इसका इससे तो नॉर्मल आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर जहां पर X X ही है ये सभी पुत्रियां होती हैं, जो XY है ये पुत्र होते हैं। तो अब X X क्या है, ये सभी पुत्री वाहक हैं। देखिए जितनी भी पुत्रियां हैं ये वाहक हैं। देखिए इसमें होता क्या है कि जब पुरुष होता है उसमें एक ही X गुणसूत्र पर वर्णांधता का जीन आ जाता है तो वो वर्णांध हो जाता है, रोगी हो जाता है। लेकिन जो स्त्री होती है उसमें दोनों गुणसूत्रों पर जब वर्णांधता का जीन आता है तभी वो रोगी होती है, अन्यथा वाहक होती है। तो ये पुत्री क्या हो जाएगी, वाहक हो जाएगी। ये भी पुत्री वाहक है और ये भी पुत्री वाहक है। जबकि जितने भी पुत्र हैं ये क्या है, ये पुत्र है। यहाँ पर लाइन नहीं खींचेगी, ये लाइन गलत खींच गई है। तो ये जितने भी पुत्र हैं पुत्र सामान्य होंगे। पुत्र क्या है, ये सभी पुत्र सामान्य होंगे, कोई भी वर्णांधता का जीन इसमें उपस्थित नहीं है। तो अब हीमोफीलिया वाला समझा देते हैं। आप हेडिंग डालेंगे हीमोफीलिया की वंशागति, हेडिंग को अंडरलाइन जरूर कर देंगे। हीमोफीलिया रोग के विषय में मानव को बहुत लंबी अवधि से पता है, यानी कि बहुत पहले से पता है। इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के वंश में भी यह रोग प्रचलित था। महारानी विक्टोरिया ने इस रोग का जीन अपनी माता या पिता से उत्परिवर्तन के फलस्वरूप प्राप्त किया था, यानी उत्परिवर्तन हो गया तब इनको मिल गया था। इस रोग में रुधिर का थक्का नहीं जमता है और खून बहता ही रहता है। हीमोफीलिया में क्या होता है वास्तव में, ये आप कहानी लिखें चाहे न लिखें, जब हीमोफीलिया की वंशागति लिखें तो लिखें कि इस रोग में रुधिर का थक्का नहीं जमता है और रुधिर बहता ही रहता है, खून बहता ही रहता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए उदाहरण दे देंगे, यहां डालेंगे उदाहरण। सामान्य पुरुष
तथा हीमोफीलिया के जीन की वाहक स्त्री द्वारा हीमोफीलिया की वंशागति। यानी एक सामान्य पुरुष जब हीमोफीलिया के जीन की वाहक स्त्री से विवाह करता है तो उसकी संतानें कैसी होंगी? तो जब कोई सामान्य पुरुष किसी ऐसी स्त्री से विवाह करता है जो हीमोफीलिया के जीन की वाहक है तो उसके 50% पुत्र हीमोफीलिया से प्रभावित होंगे और 50% पुत्रियां हीमोफीलिया के जीन की वाहक होंगी, यानी उनका वाहन करेंगी, तथा शेष 50% पुत्र और पुत्रियां सामान्य होंगी। सामान्य पुरुष था तो पुरुष को सामान्य लिखा गया है। हीमोफीलिया के जीन की वाहक स्त्री थी तो यहाँ पर हीमोफीलिया का H लगा दिया गया है। अब स्त्री के अंडाणुओं को निकाल लिया गया है इधर, पुरुष के शुक्राणुओं को निकाल लिया गया है इधर, और फिर यहाँ पर देखिए चेकर बोर्ड बनाकर किया गया है। आप चाहे तो ऐसे ही क्रॉस कर सकते हैं। आप चेकर बोर्ड में क्रॉस करने पर इस तरह से प्राप्त होगा। अब देखिए यहाँ पर जो XX जहां जहां पर है वो पुत्रियां हैं और जो XY है वो पुत्र हैं। तो यहाँ पर XX आया है तो सामान्य पुत्री हो गई, पुत्री सामान्य हो गई, और फिर यहाँ पर X के साथ में हीमोफीलिया का जीन लगा हुआ है इसलिए वाहक पुत्री हो गई। जब दोनों पर होगा तभी रोगी होगी वरना वाहक होगी। और अगर इधर पुत्रों को देखा जाए तो एक पुत्र सामान्य है जबकि एक पुत्र हीमोफीलिया से ग्रसित है। तो लिख देंगे कि 25%, इसमें 25% लगेगा, 25% पुत्रियां सामान्य हैं और 25% जो पुत्रियां हैं ये हीमोफीलिया के जीन की वाहक हैं। 25% जो पुत्र हैं ये सामान्य हैं और जो 25% पुत्र हैं ये हीमोफीलिया से ग्रसित हैं, यह हीमोफीलिया रोग इनको हो चुका है। तो इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन दूसरा समाप्त हो गया है। चलिए अगले लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, लिंग निर्धारण क्या है? पक्षियों तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण को समझाइए। लिंग निर्धारण किसे कहते हैं? पक्षी और मधुमक्खी में लिंग निर्धारण को समझाना है, या फिर मानव में भी कह सकते हैं। तो अथवा लगा है लिंग निर्धारण क्या है? मानव तथा मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण क्रिया को वर्णन कीजिए, क्या विधि का वर्णन कीजिए। तो देखिए ये हम पूरा क्वेश्चन अच्छी तरीके से आपको समझा देते हैं। डालेंगे उत्तर, लिंग निर्धारण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा यह सुनिश्चित होता है कि एक लिंगी जंतुओं में लैंगिक जनन द्वारा उत्पन्न होने वाला नया प्राणी नर होगा या मादा। कहने का मतलब यह है कि लिंग निर्धारण ऐसी विधि है जिसके द्वारा यह क्लियर होता है या निश्चित होता है कि एक लिंगी जो जंतु होते हैं उसमें लैंगिक जनन जब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है, तो उससे जो उत्पन्न होने वाला नया प्राणी है, नया जंतु है, नया शिशु है, बच्चा है, वो नर होगा या मादा। आप देखिए क्या कहता है, पक्षी, मधुमक्खी, फिर मानव। तो पहले पक्षी को देखते हैं, फिर मधुमक्खी को, फिर मानव को। डालेंगे पक्षियों में लिंग निर्धारण, तो लिखेंगे पक्षियों में नर जो होता है वो समयुग्मकी होता है, यानी इसमें जेड जेड मान लीजिए। नर समयुग्मकी है तो जेड जेड एक ही प्रकार के युग्मक पाए जाएंगे, और मादा जो होती है ये विषम युग्मकी होती है, डब्ल्यू जेड प्रकार की होती है। अब देखिए नर पक्षी इधर लिखेंगे, मादा पक्षी इधर लिखेंगे। नर में जेड जेड प्रकार के पाए जाते हैं, मादा में डब्ल्यू जेड प्रकार के पाए जाते हैं। अब इन नर के शुक्राणुओं को निकाल लेंगे, मादा के अंडाणुओं को निकाल लेंगे, यानी युग्मक पृथक कर लेंगे दोनों के, और इसके बाद निषेचन करवा देंगे। आप चाहें तो इसको गोलों में भी कर सकते हैं, इस तरह से और अच्छा रहेगा। अब इसका निषेचन इससे हुआ तो डब्ल्यू जेड, इसका निषेचन इससे हुआ तो जेड जेड, इसका निषेचन इससे हुआ तो डब्ल्यू जेड, इसका निषेचन इससे हो तो जेड जेड। अब जहां जहां पर डब्ल्यू जेड आया है ये सभी मादा शिशु पक्षी हैं, मादा है, मादा है, और जहां जहां पर केवल जेड जेड है ये नर है, क्योंकि नर समयुग्मकी होता है। इस तरह से पक्षियों में लिंग निर्धारण हो जाएगा। आप देखिए मधुमक्खियों में समझा देते हैं, हेडिंग डालेंगे मधुमक्खियों में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि। तो मधुमक्खियों में सामान्यतः निम्नलिखित प्रकार के सदस्य होते हैं। एक तो द्विगुणित रानी होती है, इसका विकास निषेचित अंडे से होता है, केवल रानी मक्खी में जनन की क्षमता पाई जाती है। और फिर दूसरी द्विगुणित श्रमिक होती है, ये बंध्य मादाएं होती हैं जिनका विकास निषेचित अंडे से होता है परंतु इनमें जनन अंग विकसित नहीं होते हैं। और तीसरा है अगुणित नर या ड्रोन, इनका विकास अनिषेचित अंडों से अनिषेक जनन के द्वारा होता है, ये नर शुक्राणु उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। अब इधर लिखेंगे नर, नर माने ड्रोन, इधर लिखेंगे मादा यानी रानी। नर जो होता है इसमें एन गुणसूत्र होते हैं,
मादा जो होती है इसमें 2n गुणसूत्र होते हैं, यानी नर अगुणित होता है, मादा द्विगुणित होती है। अब नर का शुक्राणु निकाल लिया इधर और मादा या रानी के अंडाणु इधर निकाल लिए हैं। मादा जो रानी होती है ये दो प्रकार के अंडाणु देती है, एक निषेचित और दूसरा अनिषेचित अंडाणु। अब देखिए इधर शुक्राणु और अंडाणु मिल जाएंगे तो इस तरह से मादा मक्खी बन जाएगी। मादा मक्खी में दो प्रकार की होंगी, एक तो रानी एक श्रमिक। जिसको शाही जेली मिलेगी वो रानी बन जाएगी, जिसको केवल परागकण वगैरह मिलेंगे वो श्रमिक बन जाएंगे। और श्रमिक क्या होते हैं, बंधे होते हैं। अब देखिए इधर जो अनिषेचित अंडाणु था इसमें अनिषेक जनन के द्वारा नर या ड्रोन का निर्माण हो जाता है। इस तरह से रानी मक्खी, श्रमिक मक्खी और ड्रोन मक्खी या नर मक्खी बन जाती है। इसके बाद देखिए कहा गया था मानव में लिंग निर्धारण। तो मानव में लिंग निर्धारण की क्रिया विधि, प्रत्येक अंडाणु में 22 दैहिक गुणसूत्र तथा एक लिंग गुणसूत्र होता है। 22 दैहिक गुणसूत्र और एक लिंग गुणसूत्र, ये जोड़े में है तो 22 दूना 44 और एक लिंग गुणसूत्र है तो 44 2 46 गुणसूत्र हो जाएंगे। इस तरह से समझा देंगे पूरा। और अब यहाँ पर पुरुष में बता देंगे कि XY गुणसूत्र पाए जाते हैं, स्त्री में XX गुणसूत्र पाए जाते हैं, यानी पुरुष विषम युग्मकी होता है और स्त्री समयुग्मकी होती है। अब देखिए यहाँ पर जो पुरुष है इसके शुक्राणुओं को निकाल लेंगे, यहाँ लिख देंगे शुक्राणु, और जो स्त्री है इसके अंडाणुओं को निकाल लेंगे, यहाँ लिख देंगे अंडाणु और निषेचन करवा देंगे इस तरह से। तो इस x का x से होगा तो XX आ जाएगा। अब देखिए जहां जहां पर XX आया है वो सभी पुत्रियां हो जाएंगी और जहां पर XY आया है ये सभी पुत्र हो जाएंगे। इस तरह से मनुष्य में लिंग का निर्धारण हो जाएगा। इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। चलिए अगले लॉन्ग क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आवृतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया का वर्णन कीजिए। निषेचन के बाद पुष्प में होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। यानी जो आवृतबीजी पौधे होते हैं इसमें निषेचन बताना है और फिर बाद में निषेचन के जो पुष्प में चेंजेज आते हैं वो बताना है। अगर इस तरह से प्रश्न नहीं आता है तो पूछा जाएगा परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण का नामांकित चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए। घुमाकर पूछ लिया। तथा नर और मादा युग्मकों के संयोजन का भी वर्णन कीजिए, ऐसे पूछा जा सकता है। या फिर पूछ लिया कि आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, पश्च निषेचन संरचनाओं एवं घटनाओं की व्याख्या कीजिए। तो ये जो निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं हैं उसी को कह रहे हैं और निषेचन क्रिया पूछ रहे हैं। फिर आवृतबीजी पादपों में निषेचन क्रिया का सच, तो किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए आपको निषेचन क्रिया वाला ही बताना। आइए समझाते हैं कि कैसे लिखेंगे इसका आंसर। तो देखिए हेडिंग डालेंगे, पहले तो उत्तर संख्या जो भी वहां पर हो वो उत्तर संख्या डाल लेना, एक नहीं डालना है, वहां पर जो भी हो। फिर लिखेंगे आवृतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन, या आवृतबीजी पौधों में निषेचन क्रिया, सचित्र वर्णन लिखने की आवश्यकता नहीं, निषेचन क्रिया। तो पहले निषेचन की परिभाषा आपको लिखना होगा। निषेचन नर व मादा जनन इकाइयों युग्मकों के संयोजन या संयुग्मन की क्रिया ही निषेचन कहलाती। यानी निषेचन क्या है, नर व मादा जनन इकाइयां जो होती हैं, नर व मादा जो युग्मक होते हैं इनके संयोजन या संयुग्मन की क्रिया को ही निषेचन कहा जाता है। कहने का मतलब यह है कि जब नर व मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं, आपस में संयुग्मित हो जाते हैं तो उसे ही निषेचन कहते हैं। जब नर और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो उसी क्रिया को क्या कहा जाता है, निषेचन कहा जाता है। अब आगे क्या लिखेंगे, अब देखिए निषेचन लिखने के बाद में ये आपको चित्र बनाना होगा इस तरह से, एक चित्र। तो ये जायांग का पूरा चित्र बना देंगे, मादा जनन अंग का, और इसमें भ्रूणकोश वगैरह सब दिखाना होगा और यहाँ परागकण दिखा करके इसका अंकुरण भी इस तरह से दिखाएंगे। तो निषेचन क्रिया को दिखाता हुआ ये चित्र है पुष्प का। और इसके बाद में फिर डालेंगे, और इसके बाद में हेडिंग डालेंगे निषेचन क्रिया के चरण। तो पहला चरण है परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण। जो पहला चरण होता है ये परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण होता है। तो देखिए आपको बता दें कि जब भी परागकण यहां आता है, तो जब यहां परागकण आएगा तो होगा क्या, यहां पर कुछ तरल पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है। तो इस तरल या चिपचिपे पदार्थ को सोख लेता है और सोख करके ये फूल जाता है, फिर अंकुरित होता है। इस तरह से पराग नलिका बनाता है। और एक पराग नलिका जो होती है, मान लीजिए पराग नलिका है तो इसमें एक तो वर्धी केंद्रक या कायिक केंद्रक होता है और दूसरा जनन केंद्रक होता है। फिर जैसे जैसे ये पराग नलिका इधर बढ़ती जाती है तो धीरे धीरे करके जो जनन केंद्रक होता है ये दो नर युग्मकों में बढ़ जाता है और कायिक केंद्रक यहां तक आते आते समाप्त हो जाता है। यहां तक आते आते कायिक केंद्रक समाप्त हो जाता है, वर्धी केंद्रक समाप्त हो जाता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस समाप्त हो जाता है और जनन केंद्रक दो नर युग्मकों में बढ़ जाता है। तो देखिए यही चीज यहां पर बताई गई है
कि परागकण का वर्तिकाग्र पर अंकुरण, तो परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचकर वहां उपस्थित शर्करा युक्त तरल पदार्थ को सोख कर फूल जाते हैं। इनका अंतःचोल पराग नलिका के रूप में जनन छिद्र से बाहर निकल आता है। जब फूल जाते हैं तो जो अंतःचोल होता है, जैसे ये बाहर वाला है और ये अंतःचोल है, तो ये बाहर की ओर निकल आता है, इस तरह से छिद्र से बाहर आ जाता है। और इसके बाद अंकुरण के बाद पराग नलिका में कायिक केंद्रक तथा जनन केंद्रक से बने दो नर युग्मक उपस्थित होते हैं, या जनन केंद्रक उपस्थित होता है। यानी जब अंकुरण हो जाएगा उसका, तो एक तो कायिक केंद्रक होगा, मैंने भी आपको बताया भी था, और एक जनन केंद्रक होगा। और कायिक केंद्रक पराग नलिका के बीजांड में पहुंचने के पूर्व ही विघटित हो जाता है। जैसे ही बीजांड में ये प्रवेश करने लगता है तो क्या होता है कि जब बीजांड में प्रवेश करता है तो कायिक केंद्रक समाप्त हो जाता है और जो जनन केंद्रक होते हैं दो नर युग्मकों में बट जाते हैं। अब लिखेंगे पराग नलिका के बीजांड में प्रवेश, तो बता देंगे कि अधिकांश जो आवृतबीजी पौधे होते हैं इन पादपों में पराग नली वर्तिका से होती हुई बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, या बीजांड द्वार के समीप पहुंचकर बीजांड में प्रवेश करती है। फिर हेडिंग डाल देंगे कि पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, तो पराग नलिका भ्रूणकोश में प्रायः बीजांड द्वारीय छोर से प्रवेश करती है। जो पराग नलिका है, ये जो पॉलन ट्यूब होती है, ये भ्रूणकोश में प्रायः बीजांड द्वारीय छोर से प्रवेश करती है, या कह लीजिए बीजांड द्वार से प्रवेश करती है, जाती है। पराग नलिका का अंतिम सिरा अंड उपकरण में एक सहायक कोशिका और अंड कोशिका से बीज से होकर के सहायक कोशिका को भेदते हुए प्रवेश करता है। यानी कि जो पराग नलिका का सिरा है, ये आखिरी में क्या करता है कि सहायक कोशिकाओं को भेदते हुए अंड बीज में प्रवेश कर जाता है, भ्रूणकोश में पहुंच जाता है और भ्रूणकोश में स्वतंत्र हो जाता है। यानी जो केंद्रक थे, दोनों नरयुग्मक थे, वो भ्रूणकोश में स्वतंत्र हो जाते हैं। भाई ये जैसे भ्रूणकोश है, यहाँ पर प्रतिमुख कोशिकाएं हैं, द्विगुणित केंद्रक है और सहायक कोशिका अंड कोशिका, तो यहाँ पर दोनों केंद्रक स्वतंत्र हो जाते हैं। अब इसमें से एक केंद्रक अंड कोशिका से संलयन करता है, यही चीज लिखी गई यहाँ पर, समझ लीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए यही चीज इसमें लिखी है। तो एक केंद्रक नर युग्मक जो होता है वो अंड कोशिका से संलयन करता है, तो इसे वास्तविक निषेचन कहते हैं, सत्य निषेचन कहते हैं। जबकि दूसरा केंद्रक जाकर के द्विध्रुवीय केंद्रक से संलयन करता है। एक ही भ्रूणकोश के अंदर तीन केंद्रकों का संलयन हो रहा है, इसलिए इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं। और एक ही भ्रूणकोश में दो बार निषेचन हो रहा है, इसलिए इसको द्विनिषेचन कहा जाता है। और यही सारी चीज देखिए यहाँ पर लिखी गई है, तो इसका शॉर्ट ले लीजिए। इसमें भी वही चीज सारी बताई गई। जब दूसरा नरयुग्मक द्वितीयक द्विध्रुवीय केंद्रक के साथ मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक का निर्माण करता है, तो इस प्रक्रिया को त्रिसंलयन या त्रिसमेकन कहा जाता है। इस प्रकार दोनों नरयुग्मक निषेचन प्रक्रिया में भाग लेते हैं। कहने का मतलब यह है कि निषेचन दो बार होता है, इसलिए इस प्रक्रिया को द्विनिषेचन कहते हैं। अतः संयुग्मन तथा त्रिसमेकन दोनों द्विनिषेचन में भाग लेते हैं। तरह से पूरा लिख देंगे और आपका आंसर पूरा हो जाएगा। देखिए अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, चित्रों की सहायता से लघु बीजाणु जनन का वर्णन कीजिए। चित्रों की सहायता से, या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि आवृतबीजी पौधों के परागकोश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। घुमाकर प्रश्न पूछ लिया है वही चीज, परागकोश के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का सचित्र वर्णन कीजिए। या फिर पूछ लिया केवल नामांकित चित्रों की सहायता से आवृतबीजी पौधों में लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया का वर्णन कीजिए, केवल नामांकित चित्र की सहायता से। या फिर कह दिया आवृतबीजी पौधों में नर युग्मकोद्भिद के विकास पर टिप्पणी लिखिए। नर युग्मकोद्भिद कहे, चाहे लघु बीजाणु जनन कहे, चाहे परागकोश का विकास कहे, सब एक ही बात है। चलिए बताते हैं कि इसका आंसर कैसे लिखेंगे। जो भी आंसर संख्या होगी वहां पर डाल देंगे, फिर लिखेंगे लघु बीजाणु धानी का निर्माण तथा लघु बीजाणु जनन, या आप केवल लघु बीजाणु जनन डाल सकते हैं। तो परागकोश की प्रत्येक पाल में दो कोष्ठक होते हैं। जो परागकोश होता है, इस परागकोश की प्रत्येक पाल में दो पालियां होती हैं और इसमें दो कोष्ठक होते हैं। और क्या कहा गया है कि इन्हें परागकोष्ठ या लघु बीजाणुधानी कहा जाता है। इन्हें क्या कहते हैं? लघु बीजाणुधानी। 1 2 3 4 लघु बीजाणुधानी होती हैं। परागकोश में परागकण या लघु बीजाणु बनने की क्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। यानी जो परागकोश होता है, इसके अंदर लघु बीजाणुधानी में पराग कणों के बनने की
क्रिया ही लघु बीजाणु जनन कहलाती है। लघु बीजाणु जनन यानी लघु बीजाणुओं के बनने की क्रिया। और लघु बीजाणु किसे कहा जाता है? परागकण को कहा जाता है। मतलब पराग कणों के बनने की क्रिया ही लघु बीजाणु जनन होती है, या फिर माइक्रोस्पोर भी इसको कहा जाता है। ये पराग कोश में सक्रिय कोशिकाओं का एक समूह होता है। जो पराग कोश है इसके अंदर सक्रिय कोशिकाओं का समूह होता है, और प्रत्येक परागपुट की भित्ति का निर्माण कोशिकाओं के चारों स्तरों से होता है। जो हर एक परागपुट है, इस परागपुट की जो भित्ति है, इस भित्ति का निर्माण 4 स्तरों से होता है। और ये 4 स्तर कौन कौन से होते हैं? बाहर से अंदर के क्रम में, अगर बाहर से अंदर की ओर जाया जाए तो बाह्य त्वचा, देखिए यहां पर हम बनाकर दिखा देते हैं। इस तरह से ये बाह्य त्वचा हो जाएगी। बाहर से अगर अंदर की तरफ जाते हैं तो ये बाह्य त्वचा हो जाएगी। फिर एंडोथीसियम हो जाएगा। तो एंडोथीसियम की कोशिकाएं इस तरह से कुछ थोड़ा सा बड़ी होती हैं, तो ये एंडोथीसियम हो जाएगा। और इसके बाद में मध्य परतें, तो 3 से 4 लेयर मध्य परतों की होती हैं, तो इस तरह से 3 से 4 लेयर मध्य परतों की छोटी छोटी बना देंगे। और इसके बाद में टेपिटम होता है। तो टेपिटम की कोशिकाएं कुछ इस तरह से होती हैं, तो ये टेपिटम हो जाएगा। ये चारों तरफ गोलाई में इस तरह से होगा। गोलाई में मैंने एक तरफ को थोड़ा सा बनाकर आपको दिखाया है। प्रारंभिक अवस्था में परागकोश केवल एपिडर्मिस से घिरा होता है। जब इसकी प्रारंभिक अवस्था होती है तो परागकोश केवल एपिडर्मिस से ही घिरा होता है। परागकोश की 4 पालियों में बाह्य त्वचा के नीचे अलग अलग आधा स्तरीय कोशिकाएं बड़े आकार की तथा अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। जो 4 पालियां होती हैं, इसमें जो बाह्य त्वचा होती है उसके नीचे अलग अलग आधा स्तरीय कोशिकाएं जो होती हैं बड़े बड़े आकार की अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती हैं। और इस कोशिका को प्रपशु कोशिकाएं कहा जाता है। इन कोशिकाओं को अंदर जो होती हैं उन्हें क्या कहते हैं? प्रपशु कोशिकाएं कहते हैं। प्रत्येक प्रपशु कोशिका परिणत विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 कोशिकाएं बनाती हैं। बाहरी कोशिका या प्राथमिक भित्ति कोशिका, भीतरी कोशिका या प्राथमिक बीजाणु जनक कोशिका। देखिए इस तरह से पूरा आपको चित्र भी बनाना होगा। देख लीजिए और इसी तरह से बिल्कुल आप वहां पर चित्र बना देंगे। इसके बाद लिखेंगे प्राथमिक भित्ति कोशिका में टेपिटम लघु बीजाणुओं को पोषण में सहायता प्रदान करता है। जो टेपिटम है ये बढ़ते हुए पराग कणों को पोषण देता है। जो लघु बीजाणु होते हैं उनको पोषण देने का काम करता है, बढ़ते हुए पराग कणों को पोषण देता है। और भीतरी कोशिका में लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती हैं। जो भीतरी कोशिका होती है अंदर की तरफ, उसमें लघु बीजाणु मात्र कोशिकाएं होती हैं। और प्रत्येक लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका होती है इसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है। और अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणु या परागकण बनाती है। यानी एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 परागकण बनते हैं, 4 अगुणित परागकण बनते हैं, या लघु बीजाणु बनते हैं, या माइक्रोस्पोर बनते हैं। और इसके बाद लेंगे नर युग्मकोद्भिद का परिवर्धन या नर युग्मकोद्भिद का विकास। तो देखिए यहां पर लिखेंगे परिपक्व वर्तिकाग्र से विभिन्न कार्बनिक पदार्थ परागकण जल तथा इनका अवशोषण करके फूल जाता है। जो परिपक्व पराग वर्तिकाग्र है इससे विभिन्न कार्बनिक पदार्थ परागकण अवशोषित कर लेता है, जल को अवशोषित कर लेता है और फूल जाता है। अंतःचोल जनन छिद्र से बाहर वृद्धि करके पराग नलिका बनाता है। और जो अंतःचोल है वो क्या है? पराग। देखिए इसमें वही चीज दिखाई गई कि पराग नलिका किस तरह से बनी। तो जब परागकण वर्तिकाग्र पर आता है तो ये जल को अवशोषित करके फूल जाता है और अंकुरित होता है। जब अंकुरित होता है तो पराग नलिका बन जाती है। लंबी सी जो होती है नली, इसे पराग नलिका कहा जाता है। और पराग नलिका में जो यहाँ पर केंद्रक होता है उसे कायिक केंद्रक या वर्धी केंद्रक या फिर वेजिटेटिव न्यूक्लियस कहा जाता है। तो इसमें कहा गया कायिक या नलिका केंद्रक तथा जनन कोशिका होती है। और यहाँ पर जनन केंद्रक होगा या जनन कोशिका होती है। और बाद में जो जनन कोशिका होती है 2 नर युग्मकों में बढ़ जाती है। तो वही चीज बताया गया कि जनन कोशिका का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर 2 नर युग्मक बनाता है। जब जनन कोशिका में समसूत्री विभाजन होता है तो समसूत्री विभाजन के द्वारा 2 नर युग्मक बन जाते हैं। और वृद्धिशील पराग नलिका वर्तिकाग्र तथा वर्तिका से होती हुई, यानी ये वर्तिकाग्र को भेदती हुई वर्तिका से होती हुई बीजांड में जाती है या बीजांड में प्रवेश करती है। और पराग नलिका बीजांड में प्रवेश करने के पश्चात नर युग्मकों को भ्रूण कोश में मुक्त कर देती है। और जैसे ही भ्रूण कोश में जाती है
तो नर इसी में स्वतंत्र हो जाते हैं दोनों। देखिए अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निषेचन क्रिया किसे कहते हैं? मनुष्य में निषेचन में होने वाली क्रियाओं का उल्लेख कीजिए, अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश का नामांकित चित्र बनाइए, निषेचन का महत्व भी बताइए, अथवा कह दिया कि मनुष्य में निषेचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आइए इसको समझा देते हैं। डालेंगे उत्तर संख्या जो भी हो वहां पर डालना निषेचन। निषेचन किसे कहते हैं? तो अंडाणु तथा शुक्राणु का संलयन निषेचन कहलाता है। सीधी सी बात है, जब अंडाणु शुक्राणु से संलयित होता है तो उसे ही निषेचन कहा जाता है। या फिर जब शुक्राणु अंडाणु से मिल जाता है, शुक्राणु और अंडाणु का आपस में संयुग्मन हो जाता है, तो उसी क्रिया को निषेचन कहते हैं। और निषेचन के बाद द्विगुणित युग्मनज बनता है। देखिए जो अंडाणु था ये अगुणित था, जो शुक्राणु था ये अगुणित था, और जब निषेचन हो गया तो युग्मनज बना। और युग्मनज कैसा होगा है? द्विगुणित होता है। द्विगुणित, ये n था, ये n था, ये 2n होता है। और मनुष्य में निषेचन फैलोपियन नलिका में होता है। जो निषेचन होता है मानव में, ये मादा की फैलोपियन नलिका में होता है। निषेचन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनता है, और जब निषेचन हो जाता है तो द्विगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन 3 चरणों में संपन्न होने वाली प्रक्रिया है, यानी इसको 3 चरणों में समझाया जा सकता है। पहला है शुक्राणुओं का अंड कोशिका के पास पहुंचना। जब शुक्राणु अंड कोशिका के पास पहुंचते हैं तो देखिए लिखेंगे, वीर्य में बहुत से शुक्राणु बड़ी संख्या में पाए जाते हैं। यानी कि वीर्य जो होता है उसमें शुक्राणु बड़ी संख्या में होते हैं, ताकि कम से कम शुक्राणु यानी कुछ शुक्राणु अंडे तक जरूर पहुंच जाएं। इतनी ज्यादा संख्या में इसलिए होते हैं ताकि कुछ शुक्राणु अंडे तक जरूर पहुंच जाएं। अंडोत्सर्ग की क्रिया में स्त्री द्वारा अंडाशय से मुक्त अंड अंडवाहिनी में झालर द्वारा पहुंचता है, और उधर जो स्त्री होती है उसमें अंडा जब निकलता है अंडाशय से तो वो झालर के द्वारा फैलोपियन नलिका में पहुंचा दिया जाता है। अनेक शुक्राणु स्त्री की योनि के अम्लीय माध्यम या यांत्रिक दबाव योनि की एपिथेलियम की कोशिकाओं द्वारा किए गए कोशिका भक्षण द्वारा नष्ट भी हो जाते हैं। यानी धीरे धीरे करके जब जैसे जैसे शुक्राणु की जर्नी शुरू रहती है, वो यौन के जो अम्लीय माध्यम होता है उसके कारण कुछ खत्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। यौन के यांत्रिक दबाव के कारण मर जाते हैं। यौन की जो एपिथेलियम कोशिकाएं होती हैं उसमें कोशिका भक्षण के द्वारा कुछ नष्ट कर दिए जाते हैं। इस तरह से बहुत सारे शुक्राणु नष्ट हो जाते हैं। केवल कुछ 100 शुक्राणु ही निषेचन स्थल तक पहुंच पाते हैं। कुछ 100 शुक्राणु ही निषेचन स्थल तक पहुंच पाते हैं। अब डालेंगे शुक्राणु द्वारा अंडकोशिका का भेदन। जब पहुंच गए हैं तो शुक्राणु अंडकोशिका का भेदन करेंगे। अंडकोशिका के पास पहुंचकर शुक्राणु का अग्रपिंडक या एक्रोसोम कुछ लयन पदार्थों का स्राव करता है। जब अंडकोशिका के पास पहुंच जाता है तो शुक्राणु का अग्रपिंडक जो होता है या जो एक्रोसोम होता है, चाहे अग्रपिंडक कहो चाहे एक्रोसोम कहो एक ही बात है, कुछ लयन पदार्थों का स्राव करता है, यानी इससे कुछ एंजाइम निकलते हैं। यह पदार्थ स्पर्म लाइसिन कहलाते हैं। जो निकालता है इन्हें क्या कहा जाता है? स्पर्म लाइसिन कहा जाता है। इनका एक घटक एंजाइम हॉल्यूरिनिडेज नामक जो एंजाइम है, ये अंडाणु के चारों ओर उपस्थित कोरोना रेडिएटा की ग्रेनुलोसा कोशिकाओं को हटा देता है। यानी ये एंजाइम हाइलोरिनिडेज जो एंजाइम है, ये जो अंडाणु की भित्ति होती है उसको हटा देता है। कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम भी इस कार्य में मदद करता है। जो कोरोना पेनिट्रेटिंग हार्मोन है, ये एंजाइम है, ये भी इस कार्य में मदद करता है। इसमें लाइसिन का एक अन्य घटक एक्रोसिन अंड के जोना प्लेसुडा स्तर को भेदता है। जो एक्रोसिन होता है ये जोना प्लेसुडा के स्तर को भेदता है, काटता है, बिल काटता है उसमें कह लीजिए। निषेचन की प्रक्रिया से शुक्राणु का शीर्ष अंडकोशिका में केंद्रक में मुक्त हो जाता है। और निषेचन की प्रक्रिया में वास्तव में होता क्या है, जो शुक्राणु का सिर होता है वो अंडकोशिका के अंदर घुस जाता है, बाकी सब बाहर ही रह जाता है और शुक्राणु के अन्य भाग बाहर ही रह जाते हैं। शुक्राणु के शीर्ष के अंडकोशिका का संपर्क में आने से अंड की जोना पेलुसिडा और जोना पेलुसिडा स्तर होता है, उस क्या होता है कि परिवर्तन उसमें होता है और परिवर्तन होने से वो चारों ओर से फिर से कड़ा हो जाता है। अंड प्रवेश क्या होता है उसमें शुक्राणुओं का रुक जाता है। वास्तव में इस प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जोना पेलुसिडा फर्टिलाइजेशन मेम्ब्रेन में बदलाव आ जाता है और इस तरह से आप एक चित्र बना देंगे शुक्राणु का अंडाणु में प्रवेश का। और चित्र बनाने के बाद फिर अगली हेडिंग डालेंगे कि शुक्राणु के केंद्रक तथा अंडकोशिका के केंद्रक का संलयन। तो अंड अर्थात द्वितीयक अंडक में नर केंद्रक का प्रवेश
अर्धसूत्री विभाजन को पूर्ण करने हेतु प्रेरित करता है। क्योंकि द्वितीयक अंडक में हुए इस विभाजन से एक अगुणित डिंबाणु, प्रसूव या ऊटिड तथा द्वितीयक ध्रुवीय काय का निर्माण होता है। ऊटिड ही वास्तविक मादा युग्मक की तरह कार्य करता है। ऊटिड व नर केंद्रक की केंद्रक कलाएं अपघटित होकर दोनों के घटकों का संलयन कर देती हैं, जिससे युग्मनज का निर्माण हो जाता है। फिर हेड डालेंगे निषेचन का महत्व, क्योंकि महत्व भी पूछा गया था। तो निषेचन लैंगिक जनन का वह पद है जो द्विगुणित अवस्था या मनुष्य में 2n बराबर 46 गुणसूत्र जो मनुष्य में होते हैं की पुनर्वस्थापना करता है, या युग्मकों के संयोगिक संलयन द्वारा दो जनकों के भिन्न आनुवंशिक गुणों को मिलाकर आनुवंशिक विविधता पैदा करता है। अब चलिए अगले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर आते हैं। ये अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, युग्मक जनन किसे कहते हैं? शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन को समझाइए। तो क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा है, तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि शुक्राणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर अंडाणु जनन की प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए, या फिर युग्मक जनन किसे कहते हैं, अंडाणु जनन को समझाइए। तो पूरा मैंने यहां पर समझाया हुआ है। डालेंगे युग्मक जनन, मानव में वृषण अथवा अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से युग्मक निर्माण की क्रिया युग्मक जनन कहलाती है। मानव में जो वृषण होता है अथवा जो अंडाशय होता है स्त्री में, पुरुष में वृषण और स्त्री में अंडाशय, इसके जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से युग्मक निर्माण की क्रिया को ही युग्मक जनन कहा जाता है। मानव में नर युग्मक शुक्राणुओं का बनना शुक्रजनन कहलाता है। यानी मानव में जो नर होता है, जो पुरुष होता है, तो पुरुष में वृषण की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से शुक्राणुओं के बनने की क्रिया शुक्रजनन कहलाती है, और मादा में अंडाशय की जनन एपिथेलियम कोशिकाओं से अंडाणु बनने की क्रिया अंडजनन कहलाती है। अब हेडिंग डालेंगे शुक्रजनन, तो वृषण में शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजनन द्वारा होता है। जो वृषण है इसमें शुक्राणुओं का निर्माण शुक्रजनन द्वारा होता है। यह प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन्स द्वारा प्रभावित होती है, और शुक्रजनन प्रक्रिया 2 चरणों में पूरी होती है। मुख्य रूप से 2 चरण, जनन कोशिका से स्पर्मेटिड का निर्माण और स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतरण। फिर देखिए यहां पर पहली हेडिंग डालेंगे जनन कोशिका में स्पर्मेटिड का निर्माण। इसमें गुणन प्रावस्था पहले है, गुणन प्रावस्था लिखेंगे। शुक्राणु जनक नलिकाएं जनन एपिथेलियम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा शुक्राणु जन कोशिका का निर्माण करती हैं। ये कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं। फिर डालेंगे वृद्धि प्रावस्था। शुक्रजन कोशिकाओं में पोषक पदार्थ के संचित होने से कोशिकाओं के आकार में वृद्धि होती है। इन कोशिकाओं को प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट्स कहते हैं। ये द्विगुणित होती है। देखिए इस तरह से शुक्रजनन होगा। यहाँ पर जो शुक्राणु जनन कोशिका है, यहाँ पर वृद्धि करके गुणन द्वारा वृद्धि करती है और वृद्धि करके कई कोशिकाएं बनाती है। फिर किसी एक पर समझा देते हैं, तो ये कोशिका पोषक पदार्थ इकट्ठा करके बड़ी हो जाती है, और बड़ी होकर के अब यहां से देखिए विभाजन होना इसमें शुरू हो जाता है। तो प्राथमिक विभाजन होता है, फिर द्वितीयक विभाजन होता है, और फिर इसके बाद में यही शुक्राणु बन जाते हैं इस तरह से। तो पूरा ये चित्र बना देंगे, या फिर आप जो हमने अलग वीडियो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन का समझाया है वहां से आप जाकर के देख सकते हैं। उसमें मैंने दूसरे चित्र के माध्यम से समझाया हुआ है बहुत ही अच्छी तरीके से। और इसके बाद परिपक्वन विभाजन, जब वो परिपक्व होते हैं, और इसके बाद में स्पर्मेटिड का शुक्राणु में कायांतर। तो इस तरह से शॉर्ट ले लीजिए, ये आपका हो जाएगा। और इसके बाद में अंड जनन की प्रक्रिया। देखिए अंड जनन को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया, अलग एक वीडियो शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन का पढ़ा हुआ है, आप लोग जाइए देखिए, वहां से समझ में आ जाएगा। इस तरह से शॉर्ट ले लीजिए। बाद में ये चित्र बना देंगे अंडाणु जनन का। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूरा हो जाएगा। है आपको आज के सभी लॉन्ग क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन लेकर के आएंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो को लाइक ना किया हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।